हेलो एवरीवन, आज हम आपका फिर स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि अगर किसी लूप में करंट बह रहा है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसे होता है। तो जो लूप होता है उसमें हम 12वीं के सिलेबस के हिसाब से 2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। पहला जो पॉइंट होता है वो तो उसके केंद्र पर होता है और दूसरा जो पॉइंट होता है वो अक्ष पर होता है। चलिए आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे देखिए, ये हमारा एक लूप है, हमने इस तांबे के तार को लपेट दिया है और ये इसमें अगर करंट फ्लो करें तो इसे ही हम कहेंगे धारावाही लूप। ठीक है। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास जो जनरेट होगी उसको 2 पॉइंट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट तो ये रहेगा कि इसके सेंटर पे रहेगा ये वाला, तो हम इसको बोलेंगे अक्ष पर। और एक यहीं से अगर हम एक लाइन खींच दें कुछ ऐसे, और यहाँ पे अगर किसी इसके टिप पे फाइंड आउट करें इस पॉइंट पे, तब हम इसे कहेंगे कि इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके जो सेंटर वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी वो तो हमने कर ली। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तार है वो कई बार लपटाया है, तो जितने ज़्यादा बार लपटाया होगा उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होगा। तो केंद्र वाला हो गया, तो बचा है हमारा वो अक्ष वाला। तो अगर हम इसके टिप पॉइंट पे फाइंड आउट करें तो वो कहलाएगा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज हमारा वही टॉपिक है, चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है। 12वीं बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लगभग 1-2 साल के गैप में ये बोर्ड एग्जाम में मार ही देता है, तो इसको अच्छे से देखेंगे आज। चलिए चालू करते हैं। देखिए, हेडिंग तो हमारा है धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए सबसे पहले हम एक लूप बना लेते हैं। देखिए, हम ये कुछ ऐसा एक लूप बना लिए और इसके में अगर करंट फ्लो करे तो चलिए पहले करंट भी फ्लो कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें जो करंट बह रहा है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। कुछ ऐसा, कुछ इस डायरेक्शन में करंट है जिसको हमने नाम दे दिया है आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब देखते हैं ये कि ये जो लूप है इसका एक सेंटर होगा जिसका हम नाम दे देते हैं ओ, और इसका एक रेडियस होगा जिसका हम नाम दे देते हैं ए, नाम दे देते हैं। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग इसकी रेडियस नापे तो वो हमेशा ए ही रहेगी। ठीक है। तो इसके सेंटर पॉइंट पे तो हमने निकाल लिया, पिछले वीडियो में देख सकते हैं उसको। और हम इससे एक अलग एक्सिस बनाते हैं, उस एक्सिस पे हमको एक नया फाइंड करना है। तो एक्सिस पहले बना लेते हैं। चलिए चेक करते हैं कि ऐसे एक्सिस कैसे बनेगा। तो यहीं से एक पॉइंट खींच देते हैं आगे, ये बन जाएगा हमारा क्या, एक्सिस। और इस एक्सिस के मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिस पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम सेंटर से उसको डिस्टेंस ले लेते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है। तो वो हमारा कितना डिस्टेंस मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे है मान लेते हैं। देखिए ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं हो गया कि यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो ये जो a जो है वो रेडियस है और सेंटर से लेकर के P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से रेडियस को हटा देता हूँ तो आपको क्लियरली हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक के कितना है, x है। अगर हम रेडियस की बात करें तो इस रेडियस को हम दूसरे पॉइंट पे भी ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि रेडियस बना देते हैं। तो जैसे हमको यहाँ से अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब फिर से कि इसके पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस पे यानी कि पूरे परिधि पर करंट फ्लो हो रहा है, तो पूरे के पूरे करंट के कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पॉइंट के ऊपर। अगर ये पॉइंट इधर रहता तो इधर भी फोर्स लगता, ध्यान देंगे। तो इधर है तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा उसके बारे में कैलकुलेट करना है। तो अगर कैलकुलेट करना है तो पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस के कारण लगेगा। तो वो सर्कमफेरेंस के कारण लगने वाला जो फोर्स है, सर्कमफेरेंस के कारण जो लगने वाला जो फोर्स है, तो वो सबके लिए निकालने के बजाय हम किसी 2 एलिमेंट के लिए पहले निकाल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट के ही निकाल लेते हैं, और इस डेरिवेशन में पर्टिकुलर में 2 एलिमेंट लेने का कोई पर्टिकुलर रीज़न है, उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम 2 एलिमेंट सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर अपवर्ड पे एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, ए और बी, और यहाँ डाउनवर्ड पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ 2 एलिमेंट, एक दूसरा एलिमेंट है जिसका नाम है सी और डी। तो पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ए बी के कारण इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा और सी डी के कारण इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा। चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो देखिए कि यहाँ पर ए बी के कारण जो फोर्स लगेगा उसको हमने यहाँ से एक ज्वाइंट करके, एक लाइन को ज्वाइंट करके दर्शा देते हैं कि ऐसा फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक, उसी के द्वारा यहाँ पर सी डी के कारण भी ऐसा फोर्स लगेगा करके ज्वाइंट करके हम दर्शा देते हैं कुछ ऐसा। ठीक है। तो देखना फोर्स कैसे लगेगा इस पे फोकस करो थोड़ा सा, कि यहाँ पर जैसे करंट जो है वो कौन से डायरेक्शन में बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में डीएल एलिमेंट का भी डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जिस दिशा में करंट जाएगा, उसी डायरेक्शन में हमारे एलिमेंट का लेंथ का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर ये करंट ऐसे बह रही है तो
तो आप ध्यान देंगे इसमें कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही ऐसे, ठीक है, कैसे बह रही है ऐसे। तो अगर इस पर्टिकुलर टॉप पॉइंट पे लिया जाए तो इस टॉप पॉइंट पे हमारा जो एलिमेंट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन में होगा, मतलब इधर होगा, और इस साइड होगा तो फिर इसके ऊपर कैसा फोर्स लग सकता है मैक्सवेल के रूल से, ऐसा डाउनवर्ड। तो इस अपवर्ड पॉइंट के कारण इस पी पॉइंट पर कैसा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ऐसा नीचे की ओर, ठीक है। और वैसी अगर हम लोग नीचे की बात करें तो करंट नीचे ऊपर वाले पॉइंट पर इधर जा रहा है तो नीचे वाले पॉइंट पर ऐसा आएगा कुछ बाहर की ओर, तो उस हिसाब से ये कैसा लगाएगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा पी पॉइंट पे, तो नीचे का करंट किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ये ध्यान देंगे। तो हालांकि ये जो है आपका कुछ डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, और वो चेंज कैसे होगा कि आपका ये पर्टिकुलर पी पॉइंट से कुछ ऐसा ऊपर की ओर तिरछा बल लगाएगा, नीचे वाला एलिमेंट है ये, और ये ऊपर वाला एलिमेंट भी ऐसा तिरछा बल लगाएगा नीचे की ओर ऐसा किसी पर्टिकुलर एंगल से, ठीक है। और उसी एंगल को अपन सपोज क्या कर लेते हैं कि वो एंगल कितना है, फाई है, वो एंगल कितना है, फाई है। तो ये हमको चेक करने के बाद मिलेगा कि ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा, ये एंगल भी कितना होगा, फाई के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल भी हमारा कितना बनेगा, फाई बनेगा, लेकिन कौन सी जगह से, तो ये वर्टिकल से बनेगा, वर्टिकल से फाई एंगल बनाएगा, ठीक है। तो अगर देखें कि ये एलिमेंट जिसका लंबाई कितना है, DL है, इस एलिमेंट का भी लंबाई कितना है, DL है, तो इस DL के कारण इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो भी DB होगा। अगर पूरे लेंथ के कारण लगता तब कहते कि B होगा, DL के कारण लग रहा है इसलिए क्या होगा, DB होगा, तो इसके कारण जो होगा हमारा क्या होगा, वो DB होगा। तो ऊपर जितना लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, ये भी क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि ये तिरछा फोर्स लग रहा है, और तिरछा फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर कंपोनेंट में डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, एक कंपोनेंट मिलेगा साइन का और दूसरा कंपोनेंट मिलेगा कॉस का। तो जो साइन का कंपोनेंट होगा, जो साइन का कंपोनेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, और कॉस का जो कंपोनेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर मैं मानूं कि यहाँ पर एंगल कितना बनता है, फाई बनता है, यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, फिर उसके हिसाब से फाई बनेगा। तो इस फाई एंगल का जो कंपोनेंट है ये वाला, इसके साथ एंगल बनाने के कारण ये कंपोनेंट हो जाएगा DB cos फाई, DB cos फाई। उसी प्रकार से ये वाला भी फाई एंगल इस एक्सिस के साथ बनाने के कारण ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, DB cos और ये फाई, DB cos फाई। तो उसका अपोजिट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, DB sin फाई। तो इसका भी अपोजिट यहाँ आएगा DB sin फाई, और इसका भी अपोजिट यहाँ आएगा DB sin फाई। तो दोनों के दोनों DB sin फाई मिलके बन जाएंगे, एक ऊपर वाला DB sin फाई, एक नीचे वाला क्या हो जाएगा, DB sin फाई। तो उसके हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, 2DB sin फाई, दो एलिमेंट के कारण 2DB sin फाई हो जाएगा, दो एलिमेंट के कारण। ऐसे आप चेक करेंगे इसको तो एक जो हमारा DB है ये भी DB है, ये cos फाई है, ये भी cos फाई है, और एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। तो उसके हिसाब से तो हमारे ये अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण DB cos फाई और DB cos फाई एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। इसको हम दर्शा देते हैं, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। और ये जो DB sin फाई कंपोनेंट है ये हमारा सेम डायरेक्शन होने के कारण दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो दो एलिमेंट लेने का मतलब यही था कि हमको दर्शाना था कि अगर वो किसी एंगल पे वर्क करे तो हर एलिमेंट के लिए जो cos फाई वाला जो कंपोनेंट होगा अपने अपोजिट cos फाई वाले एलिमेंट को कैंसल आउट कर देगा। तो जो भी साइन एलिमेंट रहेगा वही बस केवल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए काम करेगा। तो केवल साइन कंपोनेंट कार्य नहीं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काम करेगी। तो अगर हम इसका डेरिवेशन चालू करें तो पहले कुछ पॉइंट सपोज कर लेते हैं, जैसे ये पॉइंट A माना है, ये पॉइंट X माना है। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस जो हमने ज्वाइन किया है उसको क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, R। और इस ट्रेंगल में आप देख रहे होंगे कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो उसके हिसाब से इसका जो R की वैल्यू होगी ये इसके लंब और आधार के वर्गमूल के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज इक्वल टू √a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये हो जाएगा कुछ ऐसा, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग चालू करते हैं। तो ये क्योंकि ये जो भी डेरिवेशन है वो बायो-सेवर्ट नियम के ऊपर आधारित है, इसलिए इसका स्टार्टिंग भी बायो-सेवर्ट लॉ से होगा। तो बायो-सेवर्ट लॉ पहले लगाते हैं। हमको पता है बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने a लिया है, x ने लिया है, r लिया है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है P पॉइंट पे वो तो तार के कारण आ रहा है, और तार कहाँ है हमारा, सर्कमफेरेंशियल फैला हुआ है। और तार के किस एलिमेंट के कारण आ रहा है, DL के कारण।
ठीक है। तो यहाँ डीएल एलिमेंट से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी मानी है आर, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है आर का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है। अगर हम साइन थीटा को चर्चा करें तो साइन थीटा में हमारे जो वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी। तो उस हिसाब से हमारा साइन 90 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अच्छा, ये देखते हैं कि अगर हम बायो सेवर्ट लॉ पे चर्चा करें कि बायो सेवर्ट लॉ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में जो एंगल बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है, तो वो एंगल बनता है हमारा डीएल और आर के बीच में। ठीक है। और अभी जैसे बताए जो हमारा डीएल है, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट किधर जाएगा, इधर, ऐसा ऐसा देखेंगे, ऐसा जाएंगे करंट। ठीक। और बोलते हैं कि आर किधर है। अगर हम बात करें कि एल का डायरेक्शन के साथ साथ आर का डायरेक्शन कहाँ है, तो इस पॉइंट से ये सेंटर पे फोर्स लगा रहा है कुछ ऐसा, तो यहाँ इस पॉइंट से हमारा फोर्स जो लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा, तिरछा इधर। चलिए चेक करेंगे, इधर ऐसा करके, ठीक, ऐसा, ये नीचे की ओर। और यहाँ डायरेक्शन जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप चेक करेंगे इसको, दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी यही वैल्यू है, ये 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और दोनों के दोनों देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट होने के कारण दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर में रहेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जब हम लोग ये परपेंडिकुलर कर देते हैं तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा केवल क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा डी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा हमारा आई, और ये डी एल डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू। अब इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है। चलिए ध्यान देंगे कि जब हम लोग आगे इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं तो ये तो हमको अभी डायग्राम से पता चला कि कॉस फाई और कॉस फाई का जो प्रोडक्ट रहेगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला और ये वाला। तो ये जो कैंसिल आउट कर देगा तो हमारा ये ही बस बचेगा, डीवी साइन फाई के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो हमको डीवी साइन फाई को ही सॉल्व करना है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डीवी, हर एक एलिमेंट के डीवी साइन फाई के ही कारण आएगा। अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट के कारण बस लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 2 डीवी साइन फाई, और यहाँ पर फाई जो है वो यहाँ पर बनने वाला एंगल है फाई यहाँ पर, तो 2 डीवी साइन फाई तो आ जाएगा। और अगर हर एक एलिमेंट के लेंगे तो हर एक एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने से बढ़िया हम वहाँ क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं या फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब समेशन या इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा कर देते हैं इंटीग्रेशन डी और ये साइन फाई, क्या इसी के कारण पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो ये हम लोग ले लेते हैं बी, ये एलिमेंट है एक एलिमेंट का और उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो सभी एलिमेंट के लिए आ जाएगा। और डीवी की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, देखिए म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा साइन थीटा चले गया, आइडियल डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ इंटीग्रेशन है तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। उसके बाद आगे देखते हैं क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, डी एल आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन और यहाँ आ जाएगा फाई, ये हो गया। अब जरा चेक करिए कि अगर इस डायग्राम से हम साइन फाई की वैल्यू निकालना चाहें, अगर इस डायग्राम से साइन फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू देखें तो साइन थीटा दैट इज साइन फाई दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा के ए और कर्ण हो जाएगा आर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि साइन की जो फाई की वैल्यू है वो इक्वल है हमारे ए डिवाइडेड बाई आर के। तो यहाँ से हमारे साइन फाई की भी वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइडेड बाई आर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसके लिए। ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई, यहाँ हो जाएगा आई, ये डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और साइन ये इसकी वैल्यू ए डिवाइडेड बाई आर। ए डिवाइडेड बाई आर होने पर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर और आर जो है वो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। और अंदर में हम लोग देखते हैं कि डी एल लिखा हुआ है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जो एल वाला यानी कि लेंथ वाला जो टर्म्स रहेगा वही इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। तो कुछ बचता ही नहीं है, सारा का सारा बाहर हो जाएगा, सब बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई, म्यू नॉट अपन 4 पाई, आई भी बाहर, ए भी बाहर, और आर की घात 3 भी बाहर। अंदर में जो बचा वो हमारा क्या है, डी एल है। अब डी जैसे डी बी का भी होता था वैसे डी एल का भी क्या होगा, एल ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, डी एल का भी क्या होगा, एल ही होगा। अब अगर डी एल का एल होगा तो उसके लिए भी वैल्यू आ जाएगी, डी एल का अगर हमारा एल हो जाएगा उसके भी वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई आर की पावर क्यूब। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा डी एल का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा कैपिटल एल।
और कैपिटल एल क्या है, तो वो पूरे के पूरे लूप का लेंथ है, पूरे के पूरे लूप का लेंथ है। तो पूरा का पूरा लेंथ कहाँ पे है, कितना तार फैला हुआ है, तो वो तो उसके सरकमफेरेंस पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा सरकमफेरेंस रहेगा उतना लंबा तार लगेगा, ठीक है। तो वो सरकमफेरेंस ही होगा जो हमारी तार की लंबाई बनेगी। तो हम लोग वहाँ पे एल को यानी कि लेंथ को सरकमफेरेंस के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं v = μ0/4π, और ये हो जाएगा I × A डिवाइडेड बाई R की पावर क्यूब, और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, लेकिन इस लूप का जो रेडियस है वो a है, इसलिए ये हो जाएगा 2πa। आप चेक कर पा रहे हैं कि a और a की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, r की पावर कितनी है, 3 है, और 2 और पाई भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा b = μ0/4π, यहाँ आ जाएगा 2πi a की पावर स्क्वायर में और r की पावर क्यूब में, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा फार्मूला। चलिए डायग्राम को एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ना R की वैल्यू को बिना चेंज कर देते हैं। R की वैल्यू को आपने चेक किया होगा कि डायग्राम में जो R की वैल्यू है ना वो तिरछी है। R कैसा है, ऐसा तिरछा, तो तिरछा है तो इसको नापने में भी दिक्कत जाएगा। तो इससे जो सस्ता तरीका है नापने का वो ये है कि हम इसकी रेडियस को नाप लें, ये आसानी से पता चल जाएगा, और ये सेंटर से यहाँ पे पॉइंट P के कितने डिस्टेंस है ये भी पता चल जाएगा। तो जो R की वैल्यू है उसको A और X के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हमको पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा √a² + x², और यही चीज़ हम उधर करते हैं। तो हम यहाँ पर R की वैल्यू को चेंज कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा b = यहाँ हमको मिल जाएगा b = μ0/4π 2πi a² डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है, तो बेटा R की वैल्यू है तुम्हारी √a² + x²। अच्छे से लिख देते हैं इसको, R की वैल्यू है a² + x², ठीक है। अब इसका पूरे की पावर कितनी है, तो पूरे का पावर है 3। अब देखिए रूट को हम क्या कहते हैं, रूट को बोलते हैं 1/2 पावर में। अब 1/2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 3/2। तो उसके हिसाब से b की वैल्यू आ जाएगी μ0/4π 2πi a² डिवाइडेड बाई a² + x² और पूरे के पावर 3/2। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल फार्मूला हो जाएगा। यही फार्मूला जो है हमारा एट द एक्सिस पॉइंट पे यानी कि अक्ष पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा। ये हमारा फार्मूला रहेगा। अच्छा, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस फार्मूले में हम अगर x की वैल्यू 0 कम करते जाएं तो हम सेंटर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, केंद्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम लोग x की वैल्यू को कंप्लीट 0 कर दी, इसका मतलब है हम तो सेंटर पे खड़े हो गए, और सेंटर पे खड़े हो गए तो इस फार्मूला ये फार्मूला जो है सेंटर के फार्मूले के साथ मैच करना चाहिए। हाँ, करता है। अगर इस फार्मूले में अगर आप x की वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे, तो जो फार्मूला आएगा वो हमारा सेंटर वाला ही फार्मूला आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप चेक करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो पूरा का पूरा डेरिवेशन था ये हमारा किस पॉइंट पे निकालता है, अक्ष पे निकालता है ना। ये पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान देंगे कि जैसे कि आप लोग इसमें जितनी ज़्यादा बार तार को लपेटेंगे, ऐसे गोल 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 जितनी ज़्यादा बार लपेटेंगे तो उतना जो मैक्सिमम करंट होगा, मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ते चले जाएगी। और करंट की वैल्यू बढ़ते चला, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते चले जाएगा। तो इनकेस आप लोग जितनी ज़्यादा बार लपेटेंगे तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अगर आपने n बार लपेट दिया तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, n का मल्टीप्लाई। और ये केस जो है वो हमारा अक्ष वाला भी में लागू होगा और केंद्र वाले में भी लागू होगा, सेंटर पे भी लागू होगा, एक्सिस पे भी। नंबर ऑफ लूप्स में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, जितने ज़्यादा होगा लूप में जितना भी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होगा, ठीक है। ये ध्यान देंगे। अच्छा, ये हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर का सवाल है, तो ये अपने दोस्तों तक शेयर करें। हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में फिर से रिपीट कर दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट अगला वीडियो जो होगा वो एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर आधारित होगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।